इस अनंत ब्रह्मांड की असीमित गहराइयों में अनेकों ही रहस्य दफन पड़े हैं और इसी ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारी मानव सभ्यता न जाने कितने ही सालों से प्रयास कर रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में ये काम अंतरिक्ष में तैरते ये टेलीस्कोप्स करते हैं। चाहे नई गैलेक्सीज को खोजना हो, पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश हो, जीवन की खोज हो या फिर अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने के साथ इस असीम ब्रह्मांड के अतीत में झांकना हो, ये सब काम स्पेस टेलीस्कोप से पॉसिबल हो पाता है। और इस लंबी लिस्ट में हम इंसानों ने एक ऐसा टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारे सारे विचार बदल कर रख दिए, हमारी अवधारणाओं को गलत साबित कर दिया। इसने हमें बिग बैंग के शुरुआती पलों को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रख दिया। इस मिशन की लॉन्च डेट को कई बार आगे बढ़ाया गया, बजट में कटौती की गई और हर बार ये मिशन लेट होता गया, जिससे इसकी कीमत 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी मानवता के इतिहास में ये अब तक का सबसे महंगा टेलीस्कोप होने वाला था। लेकिन आखिरकार 25 दिसंबर सन 2021 की सुबह फ्रेंच गुयाना की धरती लिटरली कांप गई जब एरियन 5 रॉकेट लॉन्च किया गया और इसी भयंकर दहाड़ के साथ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका था। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 लैग्रांज पॉइंट पर, जहां रहकर इसे अपने आगे के ऑपरेशंस को अंजाम देना था। हालांकि इस टेलीस्कोप को वहां पहुंचकर काम शुरू करने में एक्स्ट्रा 5 महीनों का समय लग गया, लेकिन वो इंतजार भी वर्थ इट था। इन 2 सालों से अधिक समय में JWST ने यूनिवर्स के प्रति हमारा व्यू पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऐसी ही 10 डिस्कवरीज की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस टेलीस्कोप ने इस असीम अंधकारमय अंतरिक्ष में आखिर ऐसा क्या खोज निकाला। नंबर 10, शुरुआती यूनिवर्स और बड़ी चमकीली गैलेक्सीज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि गैलेक्सीज की शुरुआत एक छोटे से गैस, धूल के बादल और कुछ तारों से हुई होगी, जो कि धीरे धीरे बड़ा होकर एक आइलैंड यूनिवर्स बन गया, जैसा कि हमें आज दिखाई देता है। लेकिन इस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड रेडिएशन को देख सकने की शक्ति ने हमें स्पेस और टाइम में और भी ज्यादा पीछे देखने की ताकत दे दी है। जब वो गैलेक्सीज बन रही थी, JWST द्वारा देखी गई कुछ गैलेक्सीज तो बिग बैंग होने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद की ही थी, यानी कि हम उन गैलेक्सीज का बचपन देख पा रहे थे। और अनएक्सपेक्टेडली वो गैलेक्सीज बहुत ज्यादा ब्राइट थीं। स्टडीज से पता चला कि वो गैलेक्सीज जितना हमने प्रेडिक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से तारों को बना रही थी। यानी कि वो शुरुआती गैलेक्सीज तारों की फैक्ट्री थी जो कि हायर रेट पर तारे बना रही थी। वैज्ञानिकों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था और वो तारे भी एस्ट्रोनॉमर्स की प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा मैसिव थे। इसके अलावा उन शुरुआती गैलेक्सीज में वैज्ञानिकों ने कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को भी नोटिस किया जो कि स्पाइरल गैलेक्सीज में पाया गया। ये तब देखा गया जब यूनिवर्स करीब 2 से 3 अरब साल का हो गया था और उस समय तारे सबसे ज्यादा तेजी से बन रहे थे। यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी कई मिसकंसेप्शंस को दूर किया और हमें एक क्लियर आइडिया दिया कि आखिर गैलेक्सीज शुरुआत में कैसे इवॉल्व हुई थीं। नंबर 9, शुरुआती सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स जब किसी तारे या किसी डस्ट क्लाउड के पास से होकर गुजरते हैं तो वो उन क्लाउड्स, गैस और डस्ट को निगलकर ग्रो होते रहते हैं। लेकिन जब JWST ने अर्ली यूनिवर्स में देखा तो वैज्ञानिक वहां पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड में इतना समय ही नहीं था कि एक तारा पहले ब्लैक होल बने और फिर वो ब्लैक होल ग्रो होता होता सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाए। और JWST ने सिर्फ एक ब्लैक होल ही नहीं देखा, वहां पर अनेकों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे जिनका भार 1 अरब सोलर मासेस से भी ज्यादा था और ये इतने बड़े बिग बैंग के सिर्फ 800 मिलियन साल के बाद ही हो गए थे। ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा था। आखिर अर्ली यूनिवर्स में ऐसा क्या चल रहा था जिस वजह से शुरुआत में ही इतने बड़े ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने न सिर्फ बेहद बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देखा, बल्कि बेहद छोटे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो कि करीब 10 लाख सोलर मासेस जितने भारी थे, उनके बारे में भी पता लगाया। और ये छोटे ब्लैक होल्स यूनिवर्स में इससे भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। इससे वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के शुरुआती एवोल्यूशन का एक आइडिया मिल गया है और इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी अवधारणा को इस टेलीस्कोप से मिले डेटा ने चैलेंज किया है। हमें ऐसा कुछ देखने को मिला है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। समय में पीछे देखने की इसकी शक्ति ने हमें और हमारे विज्ञान को
और भी ज्यादा सशक्त कर दिया है। नंबर 8, शुरुआती ब्रह्मांड में धूल। धूल हमारे आसपास लगभग हर जगह पाई जाती है। आपके बेड पर बिछे हुए गद्दे के नीचे की धूल से लेकर मिल्की वे के सेंटर में हमारे व्यू को रोकते डार्क क्लाउड्स और दूर मौजूद गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती डस्ट, ये हर जगह पर है। इवन हमारे अर्ली यूनिवर्स में भी यही डस्ट डोमिनेट कर रही थी। उस समय मौजूद ज्यादातर डस्ट कार्बन से बनी थी, जिसका मतलब यह है कि ये डस्ट ब्रह्मांड में काफी बाद में अस्तित्व में आई थी, क्योंकि कार्बन तारों के अंदर बनता है और ये हाइड्रोजन हीलियम के काफी बाद में तारों के अंदर फॉर्म होना शुरू होता है। इसके बाद भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग के जस्ट 1 अरब साल बाद एक गैलेक्सी में इस डस्ट को खोज निकाला। इस डस्ट का एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट था, जिससे पता लग रहा था कि ये ग्रेफाइट और डायमंड के कणों से बनी है, जो कि शुरुआती तारों में बने होंगे। इस तरह से JWST ने शुरुआती तारों और डस्ट को लेकर हमारा विजन भी क्लियर कर दिया है। इससे डस्ट प्रोडक्शन और गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर हमारी समझ और भी ज्यादा विकसित हुई है। द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, कार्ल सेगन ने ये कहा था, लेकिन जेम्स वेब उस स्टार स्टफ के छोर को खोजने निकला है। नंबर 7, कॉस्मिक टेंशन। एस्ट्रोनॉमी में देखा जाए तो कुछ नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हबल कांस्टेंट, द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स। जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक स्पेसक्राफ्ट की कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की ऑब्जर्वेशंस को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी से कंबाइन किया, तो हबल कांस्टेंट की एक वैल्यू निकल कर आई 67 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक। इसका मतलब यह है कि 1 मेगा पारसेक की दूरी पर स्पेस हमसे 67 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा है, यानी कि एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन जब हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कैपेहेड वेरिएबल स्टार्स और टाइप 1A सुपरनोवा को स्टडी किया गया, तो उनसे हबल कांस्टेंट की वैल्यू कहीं ज्यादा 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक निकलकर सामने आई। इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है, उसे हम हबल टेंशन कहते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस फील्ड में भी वैज्ञानिकों को एकदम आगे बढ़ा दिया है। JWST ने हबल कांस्टेंट की हायर वैल्यू को और भी ज्यादा प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अभी भी इस बात पर खोज करना बाकी है कि आखिर ये 2 वैल्यूज हमारे पास क्यों आ रही हैं। एक ही चीज की 2 वैल्यूज ये बता रही हैं कि अभी भी हम यूनिवर्स को समझ नहीं पाए हैं। आज भी हम कुछ तो मिस कर रहे हैं ये समझने में कि वाकई ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है। क्या हमारी मेजरमेंट्स में गड़बड़ है या फिर मेथड में? अगर ऐसा है तो कौन सा मेथड सही है और कौन सी वैल्यू सही है, ये पता लगाना भी मुश्किल है। फिलहाल के लिए जेम्स वेब ने एक दिशा तो दिखा दी है और आशा है कि हम आगे इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लेंगे। नंबर 6, तारे कैसे बनते हैं। हम जानते हैं कि तारे गैस और डस्ट के घने बादलों से बनते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डस्ट विजुअल लाइट को रोक देती है और हम उस प्रोसेस को आज तक देख नहीं पाए थे। लेकिन JWST उन डस्ट क्लाउड से होकर आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाता है, जिससे तारों के जन्म का रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा। उस प्रोसेस को अब हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख पाएंगे। उदाहरण के लिए JWST ने ईगल नेबुला के भीतर हजारों तारों को बनते हुए देखा, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाया था। इसके अलावा JWST ने रो ऑफ्यूची कॉम्प्लेक्स को बेहद ही डिटेल में स्टडी किया है। टेलीस्कोप के डेटा से हमें वहां पर दर्जनों की संख्या में नए लो मास स्टार्स देखने को मिले हैं। कुछ तारे जो जेट्स को एमिट कर रहे हैं, उससे आसपास के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लाउड भी लाइट अप हो रहे हैं। ये भी हमें JWST के डेटा से ही पता लगा, यानी कि अब यूनिवर्स में डस्ट क्लाउड्स के पीछे कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह पाएगा, जो कि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक नया आयाम खोल दिया है। नंबर 5, एक धुंधले सुपरनोवा का अवशेष। आज से करीब 340 साल पहले एक एक्सप्लोडिंग स्टार से लाइट हमारी धरती तक आ पहुंची थी और आज भी हम उस सुपरनोवा के अवशेषों को देख सकते हैं, जिसे आज हम कैसियोपिया A के नाम से जानते हैं, जो कि करीब 10 लाइट ईयर जितने चौड़े शेल के रूप में फैला हुआ है। कैसियोपिया A सुपरनोवा की गैस और इसकी गर्म धूल से आ रही इंफ्रारेड लाइट से JWST ने इस खूबसूरत सुपरनोवा की ब्यूटी को हमारे सामने पेश किया है। लेकिन इस बार वैज्ञानिक जरा चौंक गए, क्योंकि जो डस्ट का स्ट्रक्चर हमें उस सुपरनोवा से मिला, उससे वो डस्ट प्लांट और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में सामने आई, जिससे साबित हुआ कि सुपरनोवाज जिन हैवी एलिमेंट्स को इजेक्ट करते हैं, ज्यादातर कॉस्मिक डस्ट उन्हीं से बनी होती है। हालांकि पुरानी स्टडीज ये साबित नहीं कर पाई थी कि अर्ली गैलेक्सीज में जो मटेरियल पाया गया
उनमें मटेरियल का वो एग्जैक्ट अमाउंट कैसे आया। वैज्ञानिकों को अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से उम्मीदें हैं कि कैसियोपिया ए और दूसरे सुपरनोवाज की स्टडी से इन सुपरनोवाज के क्रिएशन और गैलेक्सीज में इनके द्वारा क्रिएट किए गए डायनेमिक्स आखिर कैसे काम करती हैं, इस चीज को समझ पाएंगे। नंबर 4, जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। ओराइन नेबुला के भीतर इसकी गहराइयों में करीब 40 ग्रह के आकार के बाइनरी कंपेनियंस खोजे गए हैं, जिन्हें जंबो कहा जाता है, यानी कि जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। और ये बॉडीज लगभग हर एक्सपेक्टेशंस को डिफाई कर रही हैं। वैज्ञानिकों का पहले मानना था कि बाइनरीज सिर्फ तारों में ही पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। कोई भी स्टार फॉर्मेशन थ्योरी इतनी छोटी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन को सपोर्ट नहीं करती। और अगर हम ये मान लें कि ये ऑब्जेक्ट्स किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि प्लैनेट्स की तरह सर्कमस्टेलर डिस्क में बने हैं, तो ये स्टेबल ऑर्बिट अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्सफुल इजेक्शन का शिकार हो जाता। तो फिर आखिर ये जंबो अस्तित्व में कैसे आए होंगे? आखिर क्या है इनका रहस्य? क्या अब वैज्ञानिकों को स्टार और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के अपने आइडिया को, अपनी अवधारणाओं को बदलना होगा? क्या अब हमें प्लैनेट फॉर्मेशन पर एक नई थियरी की जरूरत है? खैर, ये तो अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन एक बात जरूर है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा वैज्ञानिकों को हर बार सोचने पर मजबूर कर रहा है और हमारे विज्ञान को रिफाइन करने में हमारी मदद भी कर रहा है। नंबर 3, मॉलिक्यूलर एक्सोप्लैनेट्स। जेम्स वेब की इमेजेस ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एक्सप्लोरेशन में जेम्स वेब की स्पेक्ट्रोस्कोपी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसने वैज्ञानिकों को रेड शिफ्ट हो रही दूर मौजूद गैलेक्सीज का पता लगाने में मदद की। इससे ऑब्वियसली हम डिस्टेंस को भी एस्टिमेट कर पाए। इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज की केमिकल कॉम्पोजिशन को भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पता कर पाए। अब ये चीज एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बेस्ट है। इससे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को हम डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। वहाँ पर कंडीशंस कैसी हैं, एटमॉस्फेयर की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वहाँ पर लाइफ के ट्रेसेस हैं, ये सारी चीजें JWST के डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में JWST की कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। उदाहरण के लिए JWST ने K2-18b एक्सोप्लैनेट पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथाइल सल्फाइड की खोज की थी। डेटा से पता चला कि ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद एक रॉकी प्लैनेट है, जिससे वहाँ पर पानी के लिक्विड फॉर्म में होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ब्रह्मांड में जीवन की खोज करने में भी हमारी मदद कर सकता है। नंबर 2, द रिंग नेबुला मिस्ट्री। लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद मेसियर 57 यानी कि द रिंग नेबुला आसमान में दिखाई देने वाला सबसे खूबसूरत नेबुला है। रिंग नेबुला एक प्लैनेटरी नेबुला है, जो कि हमारे सूरज जैसे तारों की आखिरी स्टेज होती है। JWST से पहले हम सिर्फ रिंग नेबुला के बारे में जानते थे, लेकिन JWST ने इस नेबुला की रिंग्स को ही रहस्यमय बना दिया है। दरअसल इसकी रिंग्स में जेम्स वेब को 20,000 से भी ज्यादा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के समूह मिले हैं, जिन पर वैज्ञानिक शोध जारी है। इसके अलावा रिंग नेबुला खास इसलिए भी है क्योंकि इसकी मेन रिंग के बाहर 10 कॉन्सेंट्रिक आर्क्स की सीरीज भी देखने को मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये स्टार अपने अंत के करीब होगा, तब इसने अलग अलग समय पर गैस और मटेरियल को इजेक्ट किया होगा। मेन सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने से पहले ये रिंग्स उसी के निशान हैं। इससे पता चलता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिन सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ पर अब हिडन इंफॉर्मेशन भी हमें दिखाई देने लगी है, जो हबल या फिर किसी दूसरे टेलीस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं था। अब रिंग नेबुला की मिस्ट्री को सॉल्व करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जेम्स वेब का काम हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है, और स्पेस में एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी होना हम सब के लिए गर्व की बात है। नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। जब एक तारा बनता है तो उसके आसपास यानी कि सराउंडिंग में बहुत सारी डस्ट और गैस की एक डिस्क बन जाती है, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर इसी डिस्क से ग्रह यानी कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। जेम्स वेब ने न सिर्फ इन प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल के साथ स्टडी किया है, बल्कि वहां पर जीवन के कुछ सबूतों को भी हमारे सामने पेश किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब हमारे नजदीकी तारे फॉर्मलहॉट को स्टडी किया, तो पाया कि तारे के इर्द गिर्द 3 बेल्ट्स बनी हुई हैं, जो कि वहां पर मौजूद डस्ट की वजह से बनी है, जिससे पता चलता है कि प्लैनेट्स इस डिस्क को शेप करते हैं। छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट्स इस डिस्क में बैंड या फिर बेल्ट का निर्माण करते हैं। इसके अलावा JWST ने PDS-70 के अराउंड बनी डिस्क के अंदरूनी हिस्से में वाटर वेपर्स का भी पता लगाया,
जिससे वहां पर बनने वाले प्लैनेट्स पर पानी होने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा एक यंग स्टार D203-506 जो कि ओराइन नेबुला में है, उसके अराउंड भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का पता लगाया है। यहाँ पर जेम्स वेब ने मिथाइल कैटाइन की खोज की, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इंटरस्टेलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीवन की शुरुआत में एक अहम रोल प्ले करता है। इस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा है जहां से हम इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक जा सकते हैं, रहस्यमय धूल के पीछे चल रही प्रोसेसेस को देख सकते हैं और इस रहस्यमय ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी और भी कई अवधारणाओं को बदल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। दोस्तों, आपका जेम्स वेब की कैपेबिलिटीज को लेकर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करिएगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।